बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के मामले पर ट्राइका प्लस इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसके नुकात पर आज हम बात करेंगे। ऐसी ही कॉन्फ्रेंस भारत के अंदर हुई अफ़गानिस्तान के मामले पर, लेकिन क्या ये अजीब बात कि जिसके मामले पर कॉन्फ्रेंस हुई वही फरीक वहाँ पर शरीक ना हुआ। अफ़गानिस्तान की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। भारत ये कॉन्फ्रेंस करके क्या मकासद हासिल करना चाहता था, भारत के अज़ाइम क्या हैं, इस पर होगी बात। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जिक्र करेंगे सेनेट के इजलास में वक्फा सवालत के दौरान पेश किए गए दादोशुमार ट्रांसजेंडर के हवाले से कि कितने लोगों ने अपनी जो है वो दरख्वास्तें दी, जिन्स की तब्दीली के हवाले से कितनी बड़ी तादाद है और ऐसे क्या इंकशाफात हैं। कल भी हमने इसका जिक्र किया था, आज मज़ीद इस इशू पर बात करेंगे। साथ ही जिक्र होगा कि लाहौर शहर इस वक्त डेंगू वबा की जद में है और आवाम को मुश्किलात ये हैं कि उनको बुखार की अद्वियात नहीं मिल पा रही। हुकूमत के दावे अपनी जगह, लेकिन मेडिकल स्टोर्स के ऊपर बुखार और दर्द की दवा दस्तयाब नहीं है। आखिर इन माफियाज को बेलगाम किसने छोड़ा हुआ है, हुकूमत कहाँ है, इस पर करेंगे बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब इस्लामाबाद में ट्राइका प्लस इजलास हुआ, उसका एलामिया जारी हुआ और इसका मेन जो नुक्ता है वो ये है कि एतदाल पसंद पॉलिसियों के नफाज के लिए तालिबान के साथ राब्ते जारी रखे जाएंगे। पाकिस्तान और दूसरी बड़ी जो क़ुव्वतें हैं वो भी इस इजलास में शरीक हुई। और साथ एक और नुक्ता इसमें कहा गया है कि तालिबान अफ़गान ग्रुपों के साथ मिलकर नुमाइंदा हुकूमत की तश्कील के लिए इकदाम करें। हालांकि तालिबान ये कहते हैं कि हमने तो तमाम तबकात को नुमाइंदगी दिया, लेकिन ये जो मुतालबा नया जो ट्राइका प्लस इजलास का है और तालिबान के नुमाइंदे इस इजलास में शरीक हुए हैं, तो ये क्या है? ये तालिबान की जो डेफिनेशन नुमाइंदा ग्रुप की वो ये है कि अगर हमारे दरमियान ताजिक, उज़्बेक और बदख्शानी और उसके साथ साथ हज़ारे शामिल हैं, तो हम नुमाइंदा हुकूमत को साथ लेके चल रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं हो सकता कि आप जिनको नुमाइंदा हुकूमत या नुमाइंदा ग्रुप कहें, ग्रुपों का नुमाइंदा कहें, वही हम शामिल करें। मतलब जैसे कई दफ़ा हमने मिसाल ली है कि अगर इमरान खान से कहें कि तुम अपनी हुकूमत में एक पश्तून शामिल करो, तो पश्तून या तो असफंजार वली हो या मौलाना फजल रहमान, तो वो कहेगा मेरे पास अपने दो पठान मौजूद हैं, एक परवेज़ खटक है और एक महमूद, और भी बहुत सारे पठान हैं, अफरीदी भी हैं, दूसरे भी हैं। तो एक ये बात उन्होंने पहले तय की। लेकिन देखें इस वक्त जो वेस्टर्न प्रेस है ना, वो एक बात बड़ी अजीबोगरीब कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि चाइना इसको असेस कर रहा है कि नहीं। ये मेरे सामने ब्रसल्स का जो मेन प्रेस इस वक्त यूरोपियन यूनियन का वो सामने खुला हुआ है, वो कहते हैं कि तालिबान के लिए अमेरिका जो है एक रोड मैप जो है बना रहा है और वो समझता ये है कि तालिबान को रिकग्नाइज किए बगैर वो इस पूरे खित्ते के अंदर किसी तौर पर अपना इन्फ्लुएंस कायम नहीं रख सकता। सही। इसलिए वो कहते हैं कि 9.2 बिलियन डॉलर जो अमेरिका के पास फीस हैं उसको भी रिलीज किया जाए, लेकिन कैसे रोड मैप। इसी सिलसिले के अंदर कतर के अंदर वहाँ उनके मुज़ाकरात हुए। ये जो इसमें उसने कहा है कि एक सो कॉल्ड ट्राइका बन गया हुआ, जो कि जिनके तीनों के मफादात एक दूसरे से मिलते नहीं। मतलब वो ट्राइका ये है रूस, अमेरिका और चीन। सही। और ये फैसला करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। आज मैं अमीर खान मुत्तकी साहब का बयान पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे कि हम 4 लोगों को लेके आए हैं, हमारा बुनियादी मकसद जो है वो यहाँ पर एक वजीर तजारत उनके आए हैं, ठीक है, एक वजीर अपना इक़्तिसादियात मालियात आए हैं, एक उनके वजीर हवाबाजी आए हैं और चौथे जो हैं वो खुद अमीर खान मुत्तकी हैं। वो कहते थे कि एक तो ट्राइका का इजलास हम उसमें जो होने वाला है उसमें शरीक होंगे, लेकिन बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान के अलावा हमारे किसी और मुल्क के साथ उस तरह के मफादात वाबस्ता है ही नहीं जितने पाकिस्तान के साथ। हमने अगर तिजारत करनी है तभी पाकिस्तान के रास्ते से करनी है, हम माल खरीदना है तब भी इसी रास्ते से करना है। हमारी कोई बाउंड्री और ऐसी नहीं, क्योंकि जाहिर बात है उनकी जो शुमाल की जो बाउंड्रीज हैं वो इस किस्म की हैं कि जो काफ़ी दूर जो हैं वो अपना उस तरफ गई हुई हैं और वो वहाँ जाके आगे पहाड़ी सिलसिले शुरू हो जाते हैं, फिर आगे जाके ऐसा समुंदर आ जाता है कि जो ब्लॉक है, जैसे रूस ब्लॉक है, रूस के लिए इस वक्त समुंदर को रास्ता नहीं है। समुंदर का रास्ता जहाँ इनके पास ईरान के लिए है दूसरा। गुज़श्ता दिनों आज 3-4 दिन की जो अफगानिस्तान की खबर यह है कि अफगानिस्तान की ईरान के साथ वो जो इस्लाम जगह है, इस्लाम घर के पता नहीं क्या जगह, जो ईरानी बॉर्डर जो है, वहाँ से ईरानियन फोर्सेज अंदर भी दाखिल हुई है। अच्छा। और वो कुछ थोड़ा सा झड़प भी आपस में हुई है और ये उनकी अफगान प्रेस जो है उसके अंदर रिपोर्ट हुआ, फिर उन्होंने मेरे ख्याल दबा दिया है। वहाँ उनका एक टेंस सूरत चल रही है। ईरान उनको वो भी भेज रहा है बराह रास्त, अपने खुराक भी, दूसरे भी चीज़ें, आटा भी, गंदम भी, बाकी चीज़ें भी भेज रहा है। पाकिस्तान के साथ भी उनके साथ एक
अंडरस्टैंडिंग के लेवल से तजारत जारी है। मतलब तमाम तर उनका जो ड्राई फ्रूट है वो यहाँ आ रहा है, उसके साथ साथ अनार, अंगूर, ये सारी चीज़ें यहाँ आ रही हैं, यहाँ से भी चीज़ें जा रही हैं। मैंने आपको बताया था उस दिन कि कोयला भी यहाँ आ रहा है। तो पाकिस्तान, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ही अगर हमारे हालात ठीक हो जाएं तो हमें फिर दुनिया की ज़रूरत नहीं रह जाती किसी तौर पर। दर बात तो अपना माल अगर पाकिस्तान के ताजर को बेचेंगे तो ये पाकिस्तान के ताजर की मलकियत बन जाएगा। अब पाकिस्तान का ताजर जो है वो डॉलर में बेचे, यूरो में बेचे। अच्छा, और ये सब ये तो हो गया ना, जो हमारे यहाँ जो इजलास हुआ ट्राइका प्लस, जो भारत के अंदर इजलास हुआ और जिसके अंदर जो तमाम तर अजीत डोल साहब और बाकी ब्रजेश मिश्रा और ये सारे लोग शरीक हुए, उसमें अफगानिस्तान के लोग शरीक नहीं हुए। अफगानिस्तान पर इजलास है। तो इंडिया चाहता क्या है, क्या दुनिया को दिखाने के लिए तौर कर पर रहा है? अभी भी चाहता ये है कि उसको एक रोल दिया जाए, अमेरिका जबरदस्ती रोल उसके लिए दिलवाए। 2011 में जब अमेरिका ने वहां से निकलने की कोशिश की थी तो आपको याद होगा यहाँ पर एक इंडियन एम्बेसडर होते कृष्ण मेनन साहब, तो मैनन उस वक्त सेक्रेटरी खारजा था। मेनन यहाँ पर जब होता था, वो मैं टास्क में जब काम कर रहा था, बड़े उसके साथ तल्लुकात थे। तो मेनन ने एक आर्टिकल मुझे शंकर मेनन, तो उन्होंने मुझे एक आर्टिकल भेजा जो खास तौर पे फॉरेन मिनिस्टर ने लिखाया था और कहा था अगर आप पाकिस्तान के लोगों को आप सर्कुलेट कर सकें। तो वो आर्टिकल बुनियादी तौर पर यह था कि पाकिस्तान और इंडिया को मिलके अफगानिस्तान के अंदर काम करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है ये किसी का भी दोस्त नहीं है। हमने उसके लिए इतनी कुर्बानी की और अपने खुद ब खुद भागने का फैसला किया, लेकिन वो ज़ाहिर बात है यहाँ कौन मानता है, पाकिस्तान की और उनकी हॉस्टिलिटीज इतनी ज़्यादा। इंडिया अभी इस वक्त उसने ब्रजेश मिश्रा एक बहुत बड़ा करैक्टर है। ब्रजेश मिश्रा को अगर आप जानना चाहें तो ब्रजेश मिश्रा को कारगिल के पर्सपेक्टिव में जाने। अच्छा। जिस वक्त हुआ ये था कि जब कारगिल के अंदर बिल्कुल फंस गए थे तो वो 3 दफ़ा उसके कहते हैं कि वो यहाँ पर आया था ब्रजेश मिश्रा। अच्छा। और ब्रजेश मिश्रा जो था उसने आगे कहा था कि आप इसको फोर्सेस को हटा लें तो हम कश्मीर की सूरत जो है इसको तो आपके साथ निगोशिएट कर लेंगे, इस लेवल पे आ गए थे। लेकिन जिस वक्त वो टेप पकड़ी गई है वो चीन वाली, जनरल मुशर्रफ वाली, वो टेप जब आम हुई है और उस टेप के बाद फिर इंडिया ने फिर इन तीनों मुलाकातों को भी खा गए और सब कुछ। ये ब्रजेश मिश्रा बहुत तेज आदमी है। ये ब्रजेश मिश्रा जो है इसकी अजीत डोर वो थे जिन्होंने 66 कैंप्स जो थे उनको वहाँ पर एस्टेब्लिश किया था इंडिया के, वो जो जहाँ से बलोच इंसर्जेंसी होती थी, जहाँ से टीटीपी वाले आते थे, अफगान बॉर्डर के साथ, अफगान बॉर्डर से भी दूर, बहुत दूर भी थे, मतलब जाबल में तो दूर था, लेकिन वो मसला ये होता था कि जहाँ जहाँ उनको कोई ना कोई चीज़ मिल जाती थी वहाँ एस्टेब्लिश करते थे और वो वहाँ से फिर इन्फिल्ट्रेशन करते थे और सब कुछ यहाँ पर लेके आते। ये अफगानिस्तान के बारे में बड़ी पर्टिकुलर पॉलिसी रखते। पूरा इंडिया जो है 1947 ऑनवर्ड एक मुस्तकिल और परमानेंट पॉलिसी। मैं हैरान हूं कि इससे आप कभी कायदान पेपर से निकाल लें जो वहां पर तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान बनने से पहले ही नेहरू खानदान और बाकी लोगों ने वहां जाके तल्लुकात बनाए थे और ख़ास तौर पे वो कहते थे उसमें नेहरू के वो ख़त वो पढ़े उसके अंदर और रिमार्क्स पढ़े उसका कि जब तक डॉक्टर खान साहब की गवर्नमेंट वहाँ पर मौजूद है, ए वली खान के जो भाई होते थे, उस वक्त हम बड़ी आसानी से अफगानिस्तान को अपना साथी और पाकिस्तान का जो दोस्त बना सकते, दुश्मन बना सकते हैं। तो उस वक्त से लेके अब तक असल मसला उस्मान साहब ये है कि अभी ये जो साहब हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्टैंड लेना है। हम कितने अरसे से कह रहे हैं किसी एक के हो जाओ और किसी के ना। अच्छा, पाकिस्तान गवर्नमेंट का मामला यह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट किसी की भी नहीं हो पा रही। चीन वाले इनसे नाराज हैं, वो कहते हैं कि स्लो हो रहा है प्रोसेस, बाकी चीजें हैं, उनके लिए तो जिंदगी मौत का मसला बना हुआ है कि आप मैंने जितने अरसे से सीपैक, मुशर्रफ के जमाने में सीपैक शुरू हुआ था 20 ईयर्स, मान साहब एक ग्वादर पोर्ट रोड नहीं बन सकी। सही, वो सालों के अंदर एक डेढ़ साल में बीजिंग का नक्शा बदल देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नॉन कॉपरेशन है, वो मर्चर, और उसका समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की उस क्लैंप से बाहर नहीं निकल पा रहा और ये निकलना शायद चाहते भी नहीं, खुद नहीं चाहते। हमारे मफादात का लेवल ऐसा है, हम सब कुछ करना ऐसा चाहते हैं। यही वजह है कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। इसी डिसीजन ना लेने की वजह से चाइना भी डामाडोल है। तो वो क्या करे, क्योंकि चीन को अगर हम पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान और चीन की दोस्ती नहीं बनती तो चीन को कोई ना कोई तो रास्ता चाहिए, खा वो ईरान के रास्ते जाए, खा वो अफगानिस्तान से होता हुआ ईरान के रास्ते जाए, खा वो तुर्कमानिस्तान से होता हुआ ईरान के रास्ते जाए, कहीं ना कहीं तो उसने जाना है। तो वो फैसला। इसी तरह रशिया के लिए भी मसला यह है वो कहीं ना कहीं से तो जाएगा ना। अब मसला यह है कि ईरान वो जो है वो उनके लिए
एक बहुत बड़ी मुनाफा बख्श जगह बन नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, आगे जाके एक जहाज भी अगर अमेरिका खड़ा कर दे सब कुछ बंद है, और आप इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएं, रोडें भी बनाएं, सब कुछ बनाएं, और वहाँ पर जाके आपको कुछ ना मिले तो आप तो ख़त्म हो जाते हैं। ये है असल मसला। और इस मसले से अपना हज़रत मुत्तकी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान को, सर पाकिस्तान के लिए पता नहीं कौन से लोग वहाँ बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में जब से इमरान खान साहब आए हैं, मैंने एक चीज़ देखी है कि इमरान खान साहब की ब्यूरोक्रेसी के साथ या तो कोई दोस्ती तल्लक अच्छा नहीं है, या ये ब्यूरोक्रेसी को नहीं समझे, या ब्यूरोक्रेसी इनको नहीं समझी। इमरान खान साहब जो इनडिसिसिवनेस के प्रोसेस में जितना चल रहे हैं और जितना उनको उन्होंने घुमा दिया है, एट द लॉन्ग रन एक होना यह है कि अगले साल के अंदर अंदर जो साल सवा साल रह गया उसके अंदर अगर इमरान खान को ज़्यादा यही मिलेगा ना जी, मैंने इतनी फॉरेक्स रिजर्व बना लिए या इतना मैंने चीज़ें लेकिन खुराक ख़त्म हो जाएगी, चीज़ें डिसीजन आप कहीं नहीं ले पा रहे। हाँ, डिसीजन नहीं ले पा रहे, और जो टाइम बचा है अब उसके अंदर किस हद तक पता नहीं क्या होगा। डिसीजन लेते हैं तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारा ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आएंगे और एक अहम इशू सेनेट में जो ट्रांसजेंडर के हवाले से सवालों जवाब हुए और जो इंकशाफात हुए, कितनी बड़ी तादाद है जो अपनी जिन्स की तब्दीली के लिए जिसने दरख्वास्तें दी, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़श्ता रोज़ सेनेट के इजलास के अंदर वक्फा सवालात के दौरान कुछ अदाद शुमार पेश किए गए। वो अदाद शुमार इस हवाले से थे कि पाकिस्तान के अंदर कितने अफराद ने अपनी जिन्स की तब्दीली के लिए रजू किया कि अगर वो औरत हैं तो उनको मर्द लिखा जाए, मर्द हैं तो उनको औरत लिखा जाए। इस तमाम नुक्ता नज़र के हवाले से एक मुकदमा पहले से ही वफाकी शरई अदालत के अंदर चल रहा है और ख़ुद हमारे औरिया मकबूल जान साहब उसमें वकील भी हैं, अपने दलाइल भी दे रहे हैं, और इस तरह एक रहनुमाई का काम हो रहा है। और ये साहब से पूछेंगे कि ये मामला है क्या और ये जो मुकदमा चल रहा है उसकी नोयत क्या है और कब तक इस पर फैसला मुतवक्का है। जी औरिया साहब। जैसे उस्मान साहब, इस वक्त तकरीबन 12-13 लोगों को उन्होंने फरीक बनाया है मुकदमे के अंदर, और जिसमें उन्होंने अटार्नी जनरल, क्योंकि हमने यही कहा था कि अटार्नी जनरल को तो आपने नोटिस नहीं दिया, क्योंकि जाहिर बात है ये मई की 18 या 19 को ये बिल आया है, सही, और 2018 में आखिरी तोहफा था शायद खान अब्बासी का जो उन्होंने जाते दिया। लेकिन मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि इसमें शायद खान अब्बासी से भी कभी कसूर नहीं है। इसमें बुनियादी तौर पर लॉ ड्राफ्ट करने वाले जो लोग थे उनकी बदनीयती बहुत हद तक शामिल थी। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मुझे भी तकरीबन 3 साल के बाद अंदाज़ा हुआ है कि ये इसका मामला क्या है। हालांकि मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ और कम से कम 9-10 साल 15 मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोर्ट रहा हूँ कम से कम 10 साल, और मैं कानून को समझता हूँ सारा कुछ। लेकिन मुझे भी अगर बिफोर हैंड सूरत हाल होती तो मैं शायद मुझे बिल्कुल समझ ना आती कि हो क्या गया है। सही हो ये गया है, और ये मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान पहला मुसलमान मुल्क आ गया है कि जहां पे मर्द और औरत इस सारे प्रोसेस के तहत कानून को धोखा दे के शादी कर सकते हैं और किसी भी वक्त शादी कर सकते हैं। ये सवाल पूछा गया है बेसिकली सेनेटर मुश्ताक साहब ने पूछा, जमात इस्लामी के ये सारा ठेका इन्होंने लिया हुआ है पूछने का ऐसा सवाल है। तो ये मुश्ताक साहब ने पूछा है, ये रिसीव हुआ है जी 11/10/2021 को, और शेख रशीद साहब ने इसका जवाब दिया है रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा। तो क्योंकि नादरा उनके मातहत है, तो नादरा में उनका जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा है कि जेंडर चेंज सर्टिफिकेट इज नॉट इशूड बाय नादरा। पहली बात तो यह है कि ये आप उनको बताएंगे कि कौन इशू करेगा। हालांकि मेरे ख्याल जेंडर ये धोखा दिया गया है, उसमें यह है कि अगर आप कानून ये कहता है कि अगर एक आदमी कहता है कि मैं अपने आप को औरत महसूस करता हूं तो जाके अप्लाई करेगी नादरा को, तो नादरा जो है फौरन के फौरन उसको वो कर देगा, अपना ऐलान कर देगा कि ये अब ऐसी औरत है। हाउएवर जेंडर इज मॉडिफाइड ड्यू टू मेडिकल रीजंस, ये तो हमें भी पता, हम भी कहते, और ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ए ट्रांसजेंडर पर्सन मेल फीमेल टू ट्रांसजेंडर। एक तो ये डिटेल क्या है, अब डिटेल बड़ी खौफनाक है उस्मान साहब। 16,530 मर्दों ने नादरा को यह दरखास्त जमा कराई है कि हमें औरत डिक्लेयर किया जाए, और उन्होंने कर दिया। अब ये उन्होंने अभी इसका डिटेल नहीं आई, ये हम कल अदालत में, जब अदालत में इंशाल्लाह 2 दिसंबर को मैं जाऊंगा तो अदालत से कहूंगा कि इनको बुलवाएं कि ये क्या कर रहे हैं। 16,530 मर्दों ने ये कहा है कि हम
अपने आप को औरत महसूस करते हैं और हमें जनाब औरत बना दिया, और ये कर दिया। इसका कोई ड्यू मैकेनिज्म नहीं रखा कि जनाब कोई नहीं दुनिया मैं दावा कर दूं और मैं औरत बन जाऊं? नहीं, उसने लिखा है एज जेंडर इज टू बी डिक्लेयर्ड एज परसीव्ड बाय समवन, नंबर 1। अच्छा, मैं मैं समझता हूं जो कि मैं अपने आप को औरत समझ, बेशक मेरे 6 फुट की दाढ़ी हो, लेकिन अगर मैं औरत समझता हूं तो मैं औरत हूं। लेकिन कोई मेडिकल चेकअप, कोई तरीके का कतई नहीं, कुछ मतलब नहीं। इसी पे तो हम अदालत गए हैं हाँ। कि कोई मेडिकल चेकअप। देखिए जेंडर बुनियादी तौर पर 2 चीजें, इंसान का जेंडर डिटरमिन होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, सही, ये मर्द है या औरत, जो अल्लाह ने जो फैसला अल्लाह ने फैसला किया। अल्लाह कहता है कि खलकल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल, हमने जोड़े पर, अगर उसके अंदर डिफॉर्मिटी आती है तो वो एक औरत जो है वो कहते हैं औरत नहीं पूरी बन सके या मर्द पूरे, वो ट्रांसजेंडर होता है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि 16,530 मर्दों ने बाकायदा लफ्ज मर्द लिखा हुआ है, 12,154 औरतों ने कहा है कि हम कुछ मर्द टाइप चीज है, हम तो मर्द हैं, हम महसूस करते हैं कि मर्द। अच्छा, एक और भी चीज उसमें शामिल की गई, ये बड़ी खतरनाक है, एज हिज बिहेवियर परसीव्ड बाय द नॉर्मल पीपल। एक और चीज भी है, मतलब एक आदमी दुपट्टा लेना शुरू कर देता है, औरतों की तरह बोलना शुरू कर देता है, तो उसको औरत डिक्लेयर कर दिया जाए। एक औरत जो है जरा सा मई मुंडा टाइप लगती है, मर्दों के साथ बिहेव करती है, मोटरसाइकिलें चलाती है, छलांगे लगाती है, ये करती है, ऊंची ऊंची बोलती है, सारा कुछ जैसे मर्दों का हमारा सोशल बिहेवियर है, क्योंकि उसने सोशल बिहेवियर का नाम लिया है। यहाँ पर लोग अब अजीब बात करेंगे, ये औरत नहीं बोल सकती, मैं ये नहीं कर रहा, सोशल बिहेवियर, तो वो औरत अपने आप को मर्द डिक्लेयर करवा सकते। फीमेल टू मेल 12,154। आगे है मेल टू ट्रांसजेंडर, 9 लोगों ने सिर्फ ये कहा है कि हमें खुसरे हैं। हमें मर्द लोगों ने कहा था, असल में हम खुसरे हैं, 9 लोग, 9 सिर्फ। फीमेल टू ट्रांस, किसी भी औरत ने यह दरखास्त नहीं दी कि मैं ट्रांसजेंडर हूं, मेरे अंदर कोई डिफॉर्मिटी आई है, मैं नहीं हूं। बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में कोई एक औरत भी उसने खुसरी होने का डिक्लेयर नहीं किया, सही है, या ट्रांसजेंडर या 33 21 खुसरे जो थे, ट्रांसजेंडर जो थे, उन्होंने कहा नहीं, हमें गलत कहा गया, हम मर्द हैं और हमें मर्द डिक्लेयर किया जाए। सही, हम पैदाइशी मर्द हैं, हमें ये 6 ट्रांसजेंडर हैं ऐसे जो खुसरे थे, उन्होंने कहा हमें फीमेल रजिस्टर किया जाए। ये बनती है 28,723 लोगों की तादाद, और ये जनाब जुलाई 18 से जून 2021 तक 19-20 3 सालों के अंदर 28,000, ये बहुत बड़ी तादाद है। इसका मतलब ये है कि आप अगर इसको तकसीम करें तो ये तकरीबन 12-13 9,000 पर साल बनते हैं। और इसका मतलब यह है कि रोजाना आप सोचें कि 9-10 लोग रोजाना दरखास्त दे रहे थे। अच्छा, अब 10 लोग रोजाना जिन्स की तब्दीली का मेडिकल रीजन पे नहीं, इसका मतलब है जो अपने एहसासात, इसका मतलब यह है कि इस पाकिस्तान में 10 लोग नादरा के अंदर रोजाना एक होमोसेक्सुअल, एक हमजिन्स परस्ती, एक गे की सूरत हाल में जा रहे थे। अच्छा, अब वफाकी शरई अदालत में आ जाएं कि वहाँ जो मुकदमा ज़ेर समाअत है, वो जो रहनुमाई के लिए वहाँ गए हुए हैं, उसका स्टेटस क्या है? और देखें उसका स्टेटस अब तक की समाअत में क्या हुआ? अल्लाह ताला खुश रखे, 2 लोग थे वहाँ के बच्चे, उन्होंने वहाँ मुकदमा दर्ज किया, और वो मुकदमा कभी यूं घूम रहा था, कभी यूं घूम रहा था। फिर वो उठ के मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा साहब ये इस मुकदमे को देखें और ये क्या सूरत हाल है। तो मैंने जब देखा तो मैं तो कांप गया सर से पांव तक कि ये हो क्या रहा है। इसका मतलब ये है कि, और हमारे उलमाए कराम जो हैं वो बिल्कुल, आप सोचें ये इतना खौफनाक है ये जो प्ले किया गया है कि किबला अयाज साहब ने इस कानून को ओके कर दिया था। अच्छा, इस्लामी नजरियाती कौंसिल, वो मेरे सामने साथ जो बैठे हुए थे ना, वो खातून जो बना हुआ था, आयशा मुगल जो थी, वो जो अपना मर्द से खातून हो गई है, अब उसने बकायदा अदालत को कहा हमें तो अब किबला अयाज साहब ने ओके किया हुआ इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने। मैं कहा इस्लामी नजरियाती कौंसिल को आखिरी हद में अरफे आखिर तो नहीं है, इस्लामी शरीयत कोर्ट है, हम यहाँ आर्गूमेंट देते हैं, शरीयत कोर्ट के जज हैं, ये आर्गूमेंट मैंने वो तो लेके घूमते फिरते हैं। तो ये इतना ज्यादा जिसे कहते हैं खास तौर पे, और इसके ऊपर इंटरनेशनल जो एसोसिएशन है गेस एंड उसकी अपना लेस्बियंस की, उन्होंने बकायदा अप्रिशिएट किया है कि कमाल कर दिया पाकिस्तान ने। इंडिया में भी ऐसा कानून नहीं बना सके हम लोग। इंडिया के अंदर बकायदा एक पूरी की पूरी बॉडी है, सिविल सर्जन उसके अंदर शामिल है,
साइकोलॉजिस्ट शामिल है, साइकेट्रिस्ट शामिल है, बाकी लोग शामिल हैं कि जो बाद में फॉर एग्जांपल बाद बंदे होते हैं जिनको एक नफ्सियाती मर्ज सही है और जब बाद नफ्सियाती तौर पे अपने आप को वज़ीर आज़म समझने लगते हैं, इस तरह नफ्सियाती तौर पे एक आदमी अपने आप को औरत समझता है लेकिन वो औरत तो नहीं होता। तो ये बुनियादी तौर पर तो वो वहाँ पर जो बहस शुरू हुई, अब बहस के ऊपर जब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ तो वो बहस थोड़ी सी, जब मैंने अपने को पार्टी बनाने के लिए कहा तो वो थोड़ी सी बहस, उन्होंने कहा आज आर्गूमेंट कर लेते हैं। मैंने कहा सबसे पहले मैं आर्गूमेंट करने को तैयार हूँ, लेकिन आप अटॉर्नी जनरल को तो बनाए, वो पेश हो, बताए कि ये कानून, जब अब देखें ना, ये कानून बनाने का मकसद ये है कि ये जो उस वक्त वजीर कानून साहब थे और जो कानून की पूरी मिनिस्ट्री थी उसके अंदर ये घुसे हुए थे, और ये जो आयशा मुगल थी ये उसके अंदर बाकायदा वो एनजीओ की तरफ से नुमाइंदा बैठी भी थी। अच्छा। और वो और भी एक दो लोग आए। आप सोचें कि मेरे साथ वो लोग जो कि वाकई अलमास बोबी और उसके साथ जो असल ट्रांसजेंडर घुसे थे, वो कहते हैं कि आप तो हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। आप खुद सोचे ना उस्मान साहब के मेल टू ट्रांसजेंडर सिर्फ 9 हैं और मेल टू फीमेल 16,530 और फीमेल टू 12,154। सही है। और ये क्या तमाशबी नहीं हो रही है? तो ये इस मुल्क के अंदर इतना बड़ा मजाक है, इतना बड़ा मजाक करे, और कि एक दिन होगा ये कि कल को आप इसको अच्छा, ये हमारी असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर बाकी दीनी जमातों की भी नुमाइंदगी है, तो मतलब मुश्ताक खान साहब के अलावा और किसी ने तवज्जो नहीं दी कि ये हो क्या रहा है? कोई नहीं। ये भी मैं देखे, मैं जिस दिन मैं गया हूँ ना अदालत के अंदर, उसके बाद उन्होंने 11-10 को उन्होंने ये क्वेश्चन रखा है, क्योंकि उस वक्त फिर हमने, आपको पता है, प्रोग्राम हमने 2-3 कॉलम भी लिखे। आप खुद सोचें कि जिस वक्त ये पास हो रहा था उस वक्त कहाँ थे? कैसे कैसे उलमाए कराम मौजूद थे उसके अंदर। वो तो कहते हैं ना, जब लास्ट टाइम जब बात हुई थी मजहब की तब्दीली वाली, हाँ, उसमें भी मुश्ताक अहमद खान साहब ने ये कहा, वो भी आवाज उन्होंने उठाई। हाँ, उन्होंने कहा कि जी हमें जो दिया गया अक्सर लोगों को अंग्रेजी में दिया गया, और बहुत सारे लोग अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं जानते। तो जब हम कहते हैं कि आप तालीम की थोड़ी सी पाबंदी लगा दो, तो कहते हैं नहीं, उधर तो यानी आप खुद सोचें कि क्लर्क के लिए तो बीए मांगते हो और असेंबली के रुकन के लिए कहते हैं नहीं, जाहिल का बच्चा हो बेशक। चलें जी, खैर वक्त खत्म हो रहा है हमारा, ब्रेक का कह रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। और एक और अहम इशू है, वो है अद्वियात की कामयाबी का, कि लाहौर और पंजाब के मेडिकल स्टोर्स के ऊपर दर्द और बुखार की दवा क्यों नायाब है, कौन जिम्मेदार है, हुकूमत कहाँ है, इस पे करेंगे बात ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं डेंगू के, जिसका लाहौर और पंजाब के अंदर फैलाव इस वक्त शदीद है, लेकिन आवाम की मुश्किल यह है कि उनको पैनाडोल, जो बुखार की दवा है, बड़ी मारूफ दवा है, वो भी मेडिकल स्टोर से नहीं मिल रही। हुकूमत के दावे ये हैं कि उन्होंने 2.5 करोड़ जो है पैनाडोल्स लाहौर में पहुँचाई है, लेकिन अमली सूरत हाल ये है कि आवाम की पहुँच से दूर है। और आखिर हो क्या रहा है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है इसकी सप्लाई को यकीनी बनाना, और ये सब हम देखते हैं कि आटे का मसला हो तो बहरान, चीनी बहरान, अब पैनाडोल बहरान। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बेहतरीन हल बताया था, जो हमारे हुक्मरान नहीं मानते। आपने कहा था कि प्रोड्यूस करने वाले के और आम ग्राहक के दरमियान कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। जो बनाता है, शबाशी साहब ईरान गए हमारे साथ, तो ईरान में उन्होंने वो प्लांट देखा जहाँ से रोटी बनती है, रोटी प्लांट बड़ा ज़बरदस्त बनता है उनका, वहाँ तो आटा बिकता ही नहीं है। सही है। तो वहाँ से उन्होंने कहा कि हम इस तरह का अब करेंगे और लाहौर में जाके बनाएंगे। फिर उन्होंने तंदूर बनाए। हमने उनको ये कहा था कि ये जब आप आटा बेचेंगे ना, तो इसके दरमियान में कोई बंदा ग्राहक के दरमियान में और नहीं होना चाहिए, वरना ये मिलने वाले खा जाएंगे, ये बाकी लोग खा जाएंगे, लेकिन वो उनके सारे उनके वोटर होते हैं। ये जो माफिया है ना मेडिसिन का, ये बहुत बड़ा माफिया। मैं हेल्थ में रहा हूँ। ये असल मसला ये है कि आज तक इमरान खान साहब का ये समझ नहीं आई, ना किसी और हुक्मरान के समझ आई भी है, कि दुनिया पूरी में महंगाई खत्म करनी हो, फैक्ट्री आउटलेट शुरू की जाती है, महंगाई खत्म करनी हो, डायरेक्ट एक्सेस ऑफ प्रोड्यूसर टू द मार्केट की जाती है, महंगाई खत्म करनी हो, जो मेडिसिन वाला जो है ना, उसको कहा जाता है कि आप यहाँ पर दुकान, आप मुझे बताएं, ये जो अपना तंबाकू वाले हैं, अब इनकी कोई नहीं रह गई, डायरेक्ट टबैको शॉप्स खोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एडवर्टाइजमेंट हम नहीं कर सकते। इस वक्त होता यह है कि पहले तो फैक्ट्री वाले
निकालते हैं उसको प्रोडक्ट को फिर बीच में जो उनका जो मिडलमैन होता है, जो कि लेके बैग घूम रहा होता है, वो उसको रखता है। फिर दुकानदार की दुकान पे चीज पड़ी नहीं होती, क्योंकि वहां तो मैं और आप जाके इंस्पेक्टर छापा मार लेगा। सही है। तो कहेगा कहाँ, वो आएगा, उसकी रसीद के ऊपर लिखा होगा मैंने आज 2000 जो है पैनाडोल खरीदी। जिस वक्त मैं उसके हैसियत इंस्पेक्टर छापा मारने जाऊंगा तो उसकी दुकान पे 25 पड़ी होगी, तो मैं कहूंगा ये 2000 का, तो मैंने बाकी बेच दी। लोग सुबह गाहक आए इतने ज्यादा, अब वो गला भी दिखा देगा आपको। रसीद तो कोई हमारे यहाँ बनती नहीं है किसी किस्म की, किसी आप 2 पैनाडोल की कौन रसीद देगा? ठीक है, तो ये है बेसिकली मास्क। जब कोरोना हुआ है इस मुल्क में सिर्फ सिंपल मास्क माफिया आ गया, माफिया आया। इसका मतलब यह है कि आपको कुछ पता नहीं है कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है और ये मुल्क कर क्या रहा है। और इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लाखों लोग हैं जिनको गवर्नमेंट पैसे देती है तनख्वाह की न। सही। मैं आपको बताऊं, उस दिन भी हमने कहा था कि ये जो मुल्क है इसके अंदर जो आप कोरोना की सूरत हाल है, इसके अंदर लाखों अपना स्कूल टीचर फारग बैठे हुए थे, लाखों किस्म के और बहुत सारे लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और पुराने महकमों के एम्प्लॉइज और उसके B&R के कुली, इनको आप यूटिलाइज करो और इनको यूटिलाइज करो किसी काम के लिए। आप इलेक्शन के दिनों में एक आदमी को एक पूरे दिन के लिए मैजिस्ट्रेट का अख्तियार देते हो, वो 6 महीने की सजा दे सकता है एक आदमी को, आप इन लोगों को दो। लेकिन नहीं, असल मतलब को कोई मैकेनिज्म बनाने नहीं देगा। सही। ये सारे के सारे वो लोग हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी में बैठते उठते हैं। अब जिस बंदे ने पैनाडोल शॉर्ट किया ना, जो पैनाडोल बनाता है, वो पैनाडोल सेक्रेटरी हेल्थ बनाने वाला सेक्रेटरी हेल्थ के आसपास घूमता फिरता जरूर होगा और घूमते फिरते हुए सेक्रेटरी हेल्थ के देखें, वो सेक्रेटरी हेल्थ को कहीं बाहर जाने का टूर भी लगवा सकता है, वो उसके घर में एक शानदार किस्म की फ्रिज भी भिजवा सकता है। अगर वो सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो नहीं, मतलब वो फॉर एग्जाम्पल सेक्रेटरी हेल्थ तो बहुत ऊंची चीज है, नीचे सेक्शन अफसर की आप, मैं आपको बताऊं ये जालिम लोग वो हैं। आप रमजान के दिनों में इफ्तारी होती है, आपको पता है कि सारी इफ्तारियों के हॉल भरे होते हैं। मेडिकल रैप जो है उन्होंने डॉक्टरों को कहा होता है कि आज हमारी तरफ से इफ्तारी होगी, लेकिन होगी आपके नाम पे। हाँ जी, ऐसे ही है। और आप ये दवाई लिख दें, आप ये दवाई लिख दें। कारों की चाबियां लहराते हैं उनके पास। आप कभी गुफ्तगू तो सुने डॉक्टरों की उनकी आपस में? मैं एक हेल्थ उसमें था, तो एक बच्चे को उसने, एक डॉक्टर ने एक ऐसा एंटीबायोटिक दिया था जिससे उसको एपिलेस्टिक एनीमिया हो गया था। अच्छा। एपिलेस्टिक एनीमिया कहते हैं कि कैंसर की वो किस्म के जो कि मतलब जिसमें ब्लड और सारा कुछ। अब वो उससे हुआ था, और वो जो था वो बेसिकली उसको एक पैसे नहीं मिले होंगे, बच्चा 3 महीने के अंदर अंदर मौत की आगोश में चला गया। हम उसको जब दवा के उसका मुकदमा चलाने कहते हैं मेरा डायग्नोसिस है, यू कांट चैलेंज माई डायग्नोसिस। अब वो डायग्नोसिस वालों को जो ऊपर टीम बनाते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो इसकी प्रेरोगेटिव है, आप इस डॉक्टर के पास ना जाते। इतना बड़ा मेडिसिन का और इनका माफिया है पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ, पूरी दुनिया का। ये गिनी पिग्स बनाए होते हैं हमारे यहाँ लोगों को। हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त इस वजह से मर गया कि उसके पास पैसे नहीं थे बेचारे के पास, तो कैंसर का वो मरीज था। तो दुनिया पूरी में होता यह है कि अगर 400 दवाई एक बंदे को देते हैं तो 400 ऐसे लोग होते हैं जिनको चाक दिया जाता है। सही। अब वो चाक वाला बेचारा खाता रहा और वो मर गया, और बाकी जगह उनका टेस्ट था। ये दुनिया में कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की जाती, पाकिस्तान में की जाती है और हो रही। लेकिन रोकना किसने? और ये सब इमरान खान साहब ने, जिसने ट्रांसजेंडर सॉरी नोटिस तो लेते हैं वो हर चीज। आप देखें डिफरेंस देखें ना। हमारे एक दफा कहा था शेख रशीद ने जेनेरिक स्कीम लेके आया था, चिकन निकली थी लोगों की। एक क्लोरोफेनिक, शेख रशीद जो पीपल्स पार्टी हुकूमत पुराना ये वाला नहीं, पुराने शेख रशीद साहब, ये हमारे दोस्त नहीं, बाबा सोशलिज्म कहते थे उनको। उसने ईरान में क्यों सस्ती है? क्योंकि उन्होंने कहा कि ना क्लोरोफेनिकल है तो उसके ऊपर तुम ये नहीं लिख सकते कि फलाना नाम लेके तुम मीटर ब्रांड नहीं दोगे। हाँ, ये ब्रांड नेम नहीं होगा। होता क्या है कि आपने क्लोरोफेनिकल चाइना से उसका माल खरीदा रहा, ठीक है, एक तो पाकिस्तान आ गया, उसकी कीमत दवा की है 5 रुपए। आपने उसको स्विट्जरलैंड में लग गए, आपने उसको ज्यूरिच की एयरपोर्ट टच कराया, वही जहाज पाकिस्तान आया, वो 5 रुपए के 500 रुपए हो गए। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। सब एक अपना दवा है हमारे यहाँ जो आम बहुत
इस्तेमाल में आई थी, एक ज़माने में बहुत ज़्यादा मशहूर थी, व्याग्रा जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल का मैंने जब हेल्थ में था, मैंने कहा इसको लाइसेंस क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा नहीं, ये तो फाशी फैलेगी, तो रियानी फैलेगी, तो ये फैले। मैंने कहा यकीन जितने सारे इश्तिहार लगा के बैठे होते हैं, आइए हमें कोई जवान दे, वो को अल्लाह ताला की तरफ से को आयतें पढ़े होते हैं। वजह 600 रुपए और 700 रुपए की वो फाइजर यहाँ पर बेचती है। वो चीज जो है अगर वो प्रोडक्ट में आती तो इंडिया की तरह 20 रुपए की होती। बस यही तो मामला है, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। और जो जेनेरिक वाली जो आपने तजवीज़ दी है, और इस पे भी तो अमल हो सकता है ना, लेकिन बहरहाल नहीं है। लेकिन बहरहाल हमारा यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हुकूमत नोटिस ले या ना ले, लेकिन पीर को हम आपसे मुलाकात करेंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।